तो आज अपन किस पर बात करेंगे? प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। देखो बच्चों, बात है अपनी प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा है? धारा किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जिसका परिमाण और दिशा लगातार समय के साथ बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? जैसे अपन ने देखा था, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ऐसे चलता है, ऐसे यहाँ पर इसका परिमाण कुछ और है, इस बिंदु पर कुछ और है, यहाँ कुछ और है, फिर यहाँ अधिकतम हो गया, फिर न्यूनतम होने लग गया, न्यूनतम हुआ, फिर यहाँ बिल्कुल ये कितना हो गया? न्यूनतम, फिर बढ़ने लग गया। समझ में आ रहा ना? तो वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ लगातार बदलते हैं, कौन सी धारा कहलाती है? समझ में आ रहा है? वह विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ लगातार बदलते हैं, कौन सी धारा कहलाती है? समझ में आ रहा है? अब दूसरा कौन सा है? दिष्ट धारा। कौन सी है? किसे कहते हैं दिष्ट धारा? इधर देखना अब, वह धारा, दिष्ट धारा समझना, वह धारा जिसका परिमाण बदल सकता है। जिसका क्या बदल सकता है? परिमाण बदल सकता है। परिमाण बदल सकता है किंतु दिशा नियत रहती है। दिशा क्या रहती है? कौन सी धारा कहलाती है? दिष्ट धारा। अब यदि इसका चित्र बनाएंगे, कैसे बनेगा? ऐसे, ये यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, ये सारी कौन सी धारा कहलाती है? या ऐसा भी हो सकता है कि ये केवल ऐसे ऊपर ही ऊपर चल जाए। तो ये दोनों दिष्ट धाराओं के चित्र है। किसके चित्र है? तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा समझ में आ गई। किसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा? जिसका परिमाण बदल, दिशा दोनों बदलते हैं, वो प्रत्यावर्ती धारा। और दिष्ट धारा जिसका परिमाण बदल सकता है किंतु दिशा नहीं बदलती, दिशा हमेशा पॉजिटिव रहेगी, उसे कौन सी धारा कहेंगे? दिष्ट धारा। अब अगला प्रश्न, अब सबको हल करना है। लिखो, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण लिखो तथा सिद्ध करो। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण लिखो तथा सिद्ध करो। देखो, अपन ने तो कह दिया कि इसका परिमाण और दिशा दोनों बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? यहाँ बोर्ड पर देखेंगे आप, ठीक है ना? बोर्ड पर देखेंगे, इधर तो दिख ही जाएगा आपको, परंतु बोर्ड पर देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मेरे साथ साथ हल करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इधर देखना, किसका समीकरण सिद्ध करना अपन को? हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर I0 sin ओमेगा t, सब पढ़ा देते हैं, पर वो ये बताते नहीं कहाँ से आता है। बात समझ में आ रही ना? वो समीकरण बना कैसे, ये समझ में आ जाए तो अपना काम चलेगा, ठीक है ना? तो हम प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण सिद्ध करेंगे। देखना, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इधर देखो बच्चों, बोर्ड पर देखेंगे, स्क्रीन पर नहीं देखना आप। ये कौन सा है? ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा है? कौन सा क्षेत्र है? कहाँ बनेगा चुंबकीय क्षेत्र? जब चुंबक के दो ध्रुव रख देंगे। जैसे हमारे पास ये एन ध्रुव है ऐसे, और ये कौन सा ध्रुव है? एस ध्रुव। अगर यहाँ अगर पूरे इसमें देखेंगे तो इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। क्या बनेगा? समझ में आ रहा ना? अब यहाँ क्या कर दिया मैंने? एक कुंडली है, ये कुंडली है, इस कुंडली में बहुत सारे तार हैं। ऐसे क्या है? इसमें बहुत सारे तार हैं। अब ये तार अपन तांबे की तार लपेटते हैं। मोटर देखिए आपने, विद्युत मोटर, उसके अंदर जब अपन उसको वाइंड करते हैं, बांध, उसको कहते हैं ना, मोटर जल गई, बंधाने जाना पड़ेगी, उसको वाइंडिंग बोलते हैं, है ना, रिवाइंड करवाना। तो उसके ऊपर बहुत सारे तार लपेटे जाते हैं। समझ में आ रहा? तो ये तार हैं। अब मैंने इसको यहाँ पर नाम दे दिया इसका PQ। क्या नाम है? अब ये जो है, ये कुंडली को अपन किसी साधन से क्या कर रहे हैं? अपन घुमा रहे हैं इसे। क्या कर रहे हैं इसे? तो ये कहाँ चली जाएगी? P डैश। इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है बच्चों? थीटा है। दोनों के बीच का कोण कितना है? तो जैसे अपन ने लिखा है कि माना चुंबकीय क्षेत्र B में, तो यहाँ कौन सा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र B है ना? किसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र? किसे कहते हैं चुंबकीय? जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है। क्या किसे कहते हैं? उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में एक क्या है? ये कुंडली है। क्या है ये?
जिसे एक समान कोणीय वेग से घुमाया जा रहा है। अब यहां एक वर्ड आया कोणीय वेग, किसे कहते हैं कोणीय वेग? कोणीय वेग किसे कहते हैं? कोणीय विस्थापन की दर को। अब यहां लिखेंगे ओमेगा बराबर कितना हो गया, तो ओमेगा थीटा बराबर कितना, ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या लिखेंगे? इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी थी, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। लिखा था, ऐसा लिखा था ना, फाई बराबर कितना होता है, बी ए कॉस थीटा। जब कल चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बात करी थी तो हमने कहा था उन बल रेखाओं की संख्या जो क्षेत्र के साथ 90 डिग्री के कोण से निकलती हो, परंतु यहाँ 90 डिग्री के कोण से निकली, किसी भी दिशा में निकल जाएगी तो अपन 90 डिग्री के साथ जो भुजा होगी उसी को अपन लेंगे इसमें। तो वहाँ क्या लिखा था अपन ने, कॉस थीटा। अब देखिए फाई बराबर यहाँ थीटा का मान रख देंगे, कितना आ जाएगा, बी ए कॉस ओमेगा टी। समझ में आ रहा? इसको समीकरण नंबर कौन सी दे दें, 2। समीकरण कौन सी आ गई? फिर क्या लिखेंगे, तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से बद्ध विद्युत वाहक बल, या विद्युत वाहक बल कहां से आएगा? विद्युत वाहक बल फेराडे के दूसरे नियम से। E बराबर कितना आ जाएगा, माइनस T5 बटा, आप सब लोगों ने मैथमेटिक्स के छात्र हो, सबको समाकलन करना, अवकलन करना बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ मान रखेंगे तो E बराबर कितना आ जाएगा, देखो माइनस D बटा डी टी। यहाँ अपने पास कितना है, बी ए कॉस ओमेगा टी, है ना, ठीक है? तो E बराबर कितना आ जाएगा, माइनस बी ए तो कॉमन है और डी अपॉन डी टी, फिर कितना मान रख देंगे, कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ E बराबर इसका मान समाकलन करेंगे तो माइनस बी ए ओमेगा और माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, E बराबर बी ए ओमेगा और कितना आ गया, साइन ओमेगा टी। इस पूरी संख्या को देखें आप, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। कब बना था, जब अपन ने ध्रुव रखे थे। ध्रुव की को तो अपन जब रखने के बाद बदल ही नहीं सकते। A क्या है, इस कुंडली का क्षेत्रफल क्या है, तो ये भी अपन नहीं बदल सकेंगे। और यहाँ लिखा था ओमेगा क्या है, एक समान कोणीय वेग। क्या बोला था अपन ने, तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। इसको अपन बोल देंगे E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। हाँ, ये क्या आ गया, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। तो ये किसका सूत्र आ गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल का। किसका आ गया ये, ठीक है ना। अब कुंडली में बहने वाली धारा I बराबर कितना हो जाएगा, E बटा R। कहां से आए, ये किसके नियम से लिखा, अरे ये किसके नियम से लिखा है, विद्युत धारा के नियम से। किसका नियम है, किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा की दिशा धारा का मान ज्ञात करने के लिए किसका नियम का उपयोग करते हैं, हाँ बोलो बोलो, एम्पियर का है, फेराडे का है, तेरा भी नियम लगा ले नाम, योगेश का नियम से लिखा है। किसके नियम से करते हैं, अरे किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका नियम उपयोग करते हैं, क्या, ये किसका नियम है, अभी लिखेंगे तो V बराबर आर आई, ये किसका नियम है, ये किसका नियम है, तो तुम तो कह रहे हो एम्पियर का नियम। यहां V है और यहां क्या हो गया, E क्या है, किसे कहते हैं, विभव को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। किसको कहते हैं, किस कंडीशन में, जब परिपथ किस में हो, खुले परिपथ में। तो खुले परिपथ में सेल के सिरों के बीच विभव को कितनी बार परिभाषा पढ़ा दी, पर कौन याद करे। यहां E का मान रख देंगे, कितना आ जाएगा, E0 बटे R, आगे कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। तो I बराबर कितना हो जाएगा, इसको देखिए आप, E0 बटे R, क्या लिखा अपन ने, यहां अपन ने E बटे R को I लिखा था, तो E0 बटे R को क्या लिख देंगे, I0।
बराबर कितना आ गया, I0 साइन ओमेगा टी। ये जो समीकरण है ये किसका समीकरण कहलाता है, यही प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। किसका समीकरण है, लिखा आप लोगों ने, लिख लिया इसको, अरे लिख लिया तो लिख लोगे, मिटाऊं फिर आगे बताता हूं मैं, लिख लोगे ना। चलो आगे देखो, इधर आगे देखना इसको। अब ये समीकरण आ गया अपने पास, कितना है इधर देखो, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। किसका है, कैसे है, हम कैसे कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा, तो हमको मालूम पड़ना पड़े। हमने क्या परिभाषा लिखी कि वह विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ लगातार बदलते हो। तो देखिए यहाँ कैसे बदलेगा, यहाँ देखें आप, अपन इसका ग्राफ बना के बताएंगे उसको कैसे बदलता है। यहाँ से हमारे पास एक तो है ओमेगा टी, दूसरा कौन है। अब अगर अपन देखिए, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपने पढ़ा होगा तो यहाँ कितना होता है, यहाँ कितना होता है, यहाँ 180 और यहाँ 3π/2 और यहाँ 2π। मतलब अपना जो कुंडली घूमेगी तो ऐसे ही घूमेगी। तो इसका मान सबसे पहले कितना हुआ, फिर कितना, फिर कितना हुआ पाई, फिर कितना हुआ 3π/2, फिर कितना हुआ 2π। ठीक है ना। अब ये मान रखें जब ओमेगा टी बराबर 0 हो तो I बराबर I0 साइन 0 का मान कितना, आप लोग समझदार हैं, है ना। साइन 0 का मान 0 होता है, तो पहली कंडीशन में यहाँ मान कितना गया, अगर ओमेगा टी π/2 हो तो मान कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 का गुणा यहाँ करेंगे कितना गया I0, फिर पाई का मान रखेंगे तो 0, 270 का मान -I0, और फिर ये कितना, अगर आप पूरी समीकरण में मान रख के देखेंगे तो ये नीचे वाले मान आ जाएंगे। आ गए। अब आगे देखें, फिर आगे क्या करेंगे कि ये सब मान आ गए तो इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा। यहाँ अपन ने 0, यहाँ π/2, यहाँ कितना लिया पाई, फिर कितना 3π/2 और फिर कितना 2π। ठीक है ना। यहाँ देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू +I0 और यहाँ कितनी, पहला बिंदु यहाँ मिलेगा, है ना। दूसरा बिंदु देखिए यहाँ पर मिलेगा, फिर तीसरा बिंदु, फिर वापस यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। अब इसको मिलाएंगे अपन, ये क्या बन गई, प्रत्यावर्ती धारा। मैंने आपको क्या परिभाषा लिखाई थी, वह विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलते हो कौन सी धारा कहलाती है, देख लीजिए आप, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण बन रहा है। अरे बना कि नहीं, आप अगर एक एक चीज देखेंगे तो पूरा कंप्लीट समझ में आ रहा, यही प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आया। कहाँ अधिकतम मान होता है प्रत्यावर्ती धारा का, π/2 पर। न्यूनतम मान कहाँ होता है, 270 डिग्री पर। आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो। कास का यहाँ मान 1 होता है और यहाँ 0 होता है, सॉरी यहाँ -1 होता है। ठीक है ना। कास में प्लस यहाँ माइनस यहाँ, साइन में प्लस यहाँ, और होता है कि नहीं होता है। cos 0 का मान 1, 180 का मान -1, साइन 90 का मान 1 और 270 का मान -1। तो ऐसे चलता है। ठीक है कि नहीं, आ गया समझ में। अगला प्रश्न निकालो। ये सबको समझ में आ गया प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। अगला देखिए, क्या सिद्ध करो। पहले तो इससे पहले एक प्रश्न है जो मैं पढ़ा रहा हूं, पहले उसको ध्यान से सुनो। सिद्ध करो कि लिखो आप अपनी कॉपी में, सिद्ध करो कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। इसके साथ बहुत सारे कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या कारण है कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। सिद्ध करो कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान औसत मान 0 होता है। प्रश्न लिखेंगे, सिद्ध करो कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। प्रश्न लिख लिया। इसके बाद ज्ञान परक के 3 प्रश्न 4 प्रश्न बताऊंगा, उनको आप एक ही में चारों प्रश्न याद हो जाएंगे। एक प्रश्न पढ़ूंगा ना मैं,
तो उसमें चारों प्रश्न याद होंगे। देखना, सुनना पहले क्या लिखा अपन ने कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान कैसा होता है, ये हमको सिद्ध करना है। इधर देखना पहले, उधर आप यहां देखेंगे बोर्ड पर, इसको बिल्कुल भूल जाएंगे, इधर समझे। हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या है बच्चों, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। समझ में आता है? अरे ये लिखा है, समझ में आया? अब लिखेंगे एक पूर्ण चक्र में औसत मान, एक पूर्ण चक्र में औसत मान। अब यहां देखें, औसत मान को अपन I और उसके सफिक्स में लिखते हैं एवी। एवी का हिंदी में मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज और हिंदी में बोलते हैं औसत, बराबर। अब यहां वापस अपन को इसको देखना पड़े, 0 π/2 पाई और ये 3π/2, यही है ना, कौन ऐसे ही चलेगा। तो देखिए यहां पर, यहां लिखेंगे I0 साइन 0 डिग्री प्लस I0 साइन π/2 प्लस I0 साइन पाई प्लस I0 साइन 3π/2 अपान कितना 4। कितना लिखेंगे, अरे 4 लिखेंगे ना। औसत कैसे निकालते हैं, अपने पास 4 टर्म है तो 4 का भाग लगाएंगे। अब उसको मत घुमाए, 2 मिनट, इसको वहीं रहने दे। ये यहाँ समझ, इधर देखो तुम उधर मत देखो, यार उसमें नहीं है, मैं यहाँ भरूंगा पहले, इसमें समझ में आएगा। है साइन 2π तक वापस अपन 0 पे चले, एक ही मान को डबल क्यों लेंगे। जैसे दो अपन को किसी अंतर निकालना होता है तो फर्स्ट में से लास्ट को कर लेंगे, या तो फर्स्ट ले लो या लास्ट ले लो, ठीक है ना। तो यहां से अपन देखेंगे I/AV बराबर कितना हो गया, I0 गुणित कितना, समझ में आ रहा है ना, साइन 0 का मान प्लस I0 गुणित π/2 का मान, फिर I0 गुणित प्लस I0 गुणित -1 बटे कितना, तो I/AV बराबर कितना 0 प्लस I0, फिर यहाँ प्लस 0 और माइनस I0 बटे कितना, तो इससे घट जाएगा। तो I/AV बराबर कितना आ गया, हो गया। नीचे लिखेंगे अब इसके, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में औसत मान 0 होता है। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में औसत मान 0 होता है। लिख लिया सबने, लिख लिया सबने, लिख लिया ना। अब इसके बाद जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने हैं, 3 या 4 प्रश्न जो भी हैं, जो ज्ञान परक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं और 3-3 नंबर में पूछने वाले हैं, वो मैं प्रश्न लिख रहा हूं यहां पर। देखो इधर देखना क्या है, हाँ उतारो उतारो। टेस्ला और एक और किसका नाम, उसका क्या नाम लिख रखा था उसने, खोज नहीं की थी उसने, इसका समर्थन किया था। हाँ क्या नाम भूल रहा हूँ, जोहनस क्या है ऐसा कुछ लिख रखा उसमें। टेस्ला ने भी बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना आसान होता है, परंतु पूर्ण समर्थन अपने घर में जितने भी अप्लायंसेस यूज़ किए जाते हैं उसका पूरा समर्थन दूसरे वैज्ञानिक ज से नाम है उसका, अपने जो NCERT की बुक के 2nd पेज पे लिखा हुआ है, देखना आप सब लोग, ठीक है ना। खोज तो किसने, फेराडे ने किया है इसको, है ना। क्या हुआ, अब देखिए आप इसको मिटा दूं, अरे मिटा दूं ना अब तो। इधर देखना बच्चों, इसके बाद क्या प्रश्न लिखेंगे जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। पहला इसके साथ लिखेंगे आप, क्या कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा, कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा
चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती है, चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती है। अब इसका आंसर लिखना है। क्या कारण है? क्या कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित, अथवा क्या कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा धारा के रासायनिक प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती है? क्या कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा धारा के रासायनिक प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती? फिर अथवा रासायनिक प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती। फिर अथवा लिखें एक बार और अथवा लिखें। क्या कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा विद्युत अपघटन की क्रिया को प्रदर्शित नहीं करती? फिर अथवा एक बार और लिख लें। हाँ, एक का एक ही आंसर लिखा देंगे ना सबका। अथवा क्या कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा द्वारा बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता? प्रत्यावर्ती धारा द्वारा बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता, मोबाइल को चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब बताएं आंसर। देखें आप, एक इन सभी का आंसर एक ही है। देखो, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप? अभी हाल पढ़ा आप लोगों ने। हम जानते हैं कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का औसत मान कितना होता है? 0 होता है। हम जानते हैं कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? इस कारण क्या लिखेंगे? इस कारण प्रत्यावर्ती धारा द्वारा धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का कौन सा प्रभाव? रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, एक और कौन सा है? विद्युत अपघटन की क्रिया को प्रदर्शित नहीं करती है, प्रदर्शित नहीं है ना, को प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है ना? एक ही कारण है। क्या कारण है वो? एक पूर्ण चक्र में औसत मान कितना होता है? 0 होता है। सबको समझ में आ गया? अब जो अगला प्रश्न बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में भी पूछा था और 2019 में भी पूछा था। तो लिखो अगला प्रश्न। धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं? हाँ, धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं? धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं? देखो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वर्ग को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। और माध्य को क्या बोलते हैं? वर्ग माध्य। माध्य मतलब औसत। फिर मूल ने एक शब्द होता है। मैं विष्णु से पूछूंगा, विष्णु बहुत अच्छा लड़का है। विष्णु खड़ा हो बेटा, 4 का वर्ग बोलो। और मूल, वर्गमूल 2। सब कंफ्यूजन रहते हैं इसमें। वर्ग मतलब ऊपर जाना और मूल मतलब
नीचे आना, मूल मतलब जड़ों में जाना, है ना। वर्ग और वर्गमूल शब्द को समझना चाहिए। बैठ जा बेटे। वर्ग मतलब ऊपर जाना और मूल मतलब नीचे आना। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे तो अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं। जैसे 9 का वर्ग 81, वर्ग 9 का वर्गमूल 3। शब्द को समझें उसके बाद आंसर दें। तो हम क्या बोल रहे हैं, वर्ग माध्य मूल मान। अब देखिए वर्ग भी है, फिर माध्य भी है और मूल मान। मूल मतलब वही रूट वाला, समझ में आ रहा ना। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं। फिर आगे लिखो, सिद्ध करो कि IRMS, क्या लिखा, आई, आर मतलब होता है रूट, एम मतलब मीन, एस मतलब स्क्वायर, ये पूरा वर्ग माध्य मूल ऐसा बोल देंगे इसको। क्या बोलते हैं इसको, वर्ग माध्य मूल। इंग्लिश में बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और वर्ग माध्य मूल मान हिंदी में क्या बोलेंगे, IRMS बराबर I0 अपान √2। ये हमको सिद्ध करना है। सबको प्रश्न समझ में आ गया। तो पहले तो वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं ये परिभाषा लिखें। तो क्या लिखेंगे, आंसर देखना आप। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में औसत मान के वर्ग के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। अर्थात अब यहाँ इसको हिंदी में लिखा है, पूरे को अपन नोटेशन में लिख दें। IRMS बराबर √IAV का होल स्क्वायर। देखो फिर से एक बार याद रखना, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। एक बार अच्छे से देखें। इतने बच्चे हैं यहाँ पर, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको मेरी बात समझ में नहीं आती। हर बच्चा समझ जाता, बस उसका दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया अभी लॉकडाउन में। एक भी लड़का ऐसा नहीं जो नहीं, मैं तो पिछले साल इतना ज़्यादा मेरे को इतना अच्छा लगता था, सब बच्चे, एक भी लड़का फेल नहीं हुआ और इतने बेस्ट स्टूडेंट थे, जो भी बोलता था वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ जाती थी। और अभी क्या, हम थोड़े दिनों बाद मिल रहे हैं ना, तो हमारा दिमाग थोड़ा सा क्या है, अच्छा दूसरी बातें बहुत सारी दिमाग में चली गई, तो फिजिक्स आना थोड़ा कठिन पड़ रहा है। फिर से देखिए यहाँ क्या बोला मैंने, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में औसत को कैसे लिखा था, AB से। औसत मान के वर्ग, देखो वर्ग किया, के वर्गमूल, फिर √ लगाया, को क्या कहते हैं, नहीं समझ में आया। अब परिभाषा कठिन है क्या, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया, धर्मेंद्र सिंह? आ गया सर। अब इसको सिद्ध करना अपन को, आगे सिद्ध करेंगे। अब लिखें, हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, क्या समीकरण है बोलो, I बराबर I0 sin ωt। हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या है, I बराबर I0 sin ωt। ठीक है ना। अब अपन को औसत मान निकालना, क्या करना, औसत मान का वर्गमूल। औसत मान तो निकाला था, 0 आया था, पर वर्गमूल 0 नहीं आएगा, सॉरी वर्ग 0 नहीं आएगा। तो यहां लिखेंगे, देखो IAV बराबर का स्क्वायर बराबर, अच्छे से देखना, ये समझ में आ जाएगा तो मान के चलना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करके जा रहे हैं आज हम।
और 4 नंबर भी लेके जा रहे हैं स्कूल से। 0 से कहाँ तक जाता है? एक चक्कर लगाएगा, अरे ये यहाँ से स्टार्ट हुई और ऐसे घूम के यहाँ तक गई, तो कितना कहलाता है ये? टी मतलब आवर्तकाल रे। क्या बोलते हैं आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक चक्कर लगाने में लगा समय। कैसे कहते हैं? जैसे तुम स्कूल आते हो तो सवेरे 11 बजे, चल आजा, 11 बजे स्कूल आते हो तो तुम्हारा आवर्तकाल कितना? 24 घंटे। कितना है ना? सबका आवर्तकाल अलग अलग। तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक गई मतलब टी। अब यहाँ क्या लिख देंगे? I² dt बटा औसत निकालने का फार्मूला। किसका फार्मूला है? अब तुम लोगों ने गणित वाले स्टूडेंट हो तो यहाँ I का मान रखेंगे तो बराबर कितना आएगा? देखो यहाँ से 0 से कितना है? I² का मान कितना है? I0 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, और आगे कितना लिख देंगे बच्चों? बटे कितना? समझ में आ रहा ना? एक एक स्टेप को समझना, साथ में लिखते भी जाओ। मैं तो कहूँ आपसे एक एक स्टेप समझते हुए बहुत धीरे धीरे हल कराएंगे, कोई जल्दी नहीं अपन को। एक एक स्टेप लिखते भी जाएं और समझते भी जाएं। अब यहाँ क्या कर सकते हैं अपन? इस स्टेप में अपन क्या कर सकते हैं? स्क्वायर ही कर सकते हैं। यही करोगे ना तो क्या आ जाएगा? बराबर I0 का स्क्वायर करने के बाद इसको बाहर भी ले लिया और t को भी बाहर ले लिया, और 0 से कहाँ तक है? और कितना लिख दिया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और आगे कितना लिख दिया? dt। ठीक है। आइए बताओ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन कर सकते हो क्या? कर सकते हो? कभी भी नहीं होगा स्क्वायर का, तो क्या करेंगे? इसको 1 माइनस कॉस थीटा में लाएंगे। देखो कैसे, अपन ने पढ़ा था cos 2 ओमेगा टी बराबर 1 माइनस साइन 2 साइन ओमेगा टी, है ना? सॉरी हाँ, 2 साइन स्क्वायर। अब इसको आगे ले आएंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान निकाला आपने, तो आपके पास आ गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ऐसा हो जाएगा। तो जहाँ साइन स्क्वायर लिखा वहाँ अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो कितना आ गया? बराबर I0 का स्क्वायर अपॉन टी। 0 से कहाँ तक है बच्चों? और यहाँ कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, है ना? और आगे कितना लिख देंगे? फिर ये 2 बाहर आ जाएगा तो कितना आ गया? I0 का स्क्वायर अपॉन 2t। अपने पास कितना बच गया? 0 से कहाँ तक है? और यहाँ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और कितना आ गया? dt। ठीक है ना? है? ये इधर भी दिखते जा रहा होगा आपको, दिख रहा है ना? हमने यही किया है। अब आगे क्या करेंगे? इसका समाकलन करेंगे। तो कैसे होगा देखिए आप, बराबर I0 का स्क्वायर अपॉन 2t। अब इसका समाकलन करा तो t, और साइन का कोस का कितना आ जाएगा? साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। इसकी लिमिट कितनी हो गई? 0 से t तक लिमिट कितनी है? समझ में आ रहा कि नहीं आया? ये समझ में आया? साइन का कितना हो जाएगा? कोस का साइन, और 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा। अब अपन इसकी लिमिट पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? तो बराबर कितना आ गया? I0 का स्क्वायर अपॉन 2t, यहाँ लिमिट पुट करा t माइनस साइन 2 इंटू ओमेगा का मान होता है 2 पाई अपॉन टी, और इंटू कितना लिख देंगे? नीचे 2 ओमेगा। ये कहाँ से ला रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, टी से टी कट जाएगा। देखो ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी, बताया था अभी। हाँ, यदि प्रत्यावर्ती धारा एक पूरा चक्कर घूम जाती तो कितने कोण से घूमती है? यहाँ से देखिए आप, ऐसे चलती है प्रत्यावर्ती धारा, तो ये पाई और ये भी पाई, पाई और पाई कितना हो गया? हो गया ना? और एक चक्कर घूमने में लगा समय क्या? उसका आवर्तकाल कहलाता। तो यहाँ लिखते हैं अपन 2 पाई अपॉन टी, ये लिखते हो ना, है ना? तो यहाँ ओमेगा की जगह कितना? 2 पाई अपॉन टी। देखिए ये कट जाएगा
तो अपने पास बच गया I0 का स्क्वायर अपान 2t इंटू टी और कोष्टक में -0, क्योंकि साइन 4 पाई का मान 0 होता है। तो कितना आ जाएगा I0 का स्क्वायर अपान 2t इंटू टी, टी से टी कट जाएगा तो कितना आ गया I0 स्क्वायर अपान, यहाँ अपने पास IAB का स्क्वायर चल रहा था, I0 स्क्वायर अपान, ठीक है ना। अब आप लोगों को मैंने अभी हाल वर्ग माध्य मूल की परिभाषा वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा लिखाई थी, क्या थी? IRMS इक्वल टू कितना है? अंडर रूट ऑफ IAB का स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऑफ, इसका मान रख देंगे कितना गया? I0/2, तो कितना गया? I0/, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध लिखो, ऐसे भी इस प्रश्न को पूछा जाता है। आप बहुत अच्छे से हल करें इसको।